हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आज की अपनी इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इसके कितने पार्ट हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी धारा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपको इजीली इसके जो अध्याय और ये धाराएं हैं बहुत ही आसानी से आपको याद करवाने की कोशिश की जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप यदि जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क और प्रैक्टिस यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी ट्रिक या कोई भी कोड, मानता हूं मैं कोड काम करते हैं, ट्रिक काम करती है, लेकिन हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है। अब बताइए, यदि आप किसी भी चीज को ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे तो पहले तो आप उस ट्रिक को रटें, फिर उसके बाद में उस ट्रिक को लगाना सीखें। इससे तो अच्छा है कि आप हार्ड वर्क करें, रेगुलर वर्क करें, और रेगुलर वर्क करने से यानी कि रेगुलर स्टडी करने से स्वतः ही कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आपको अधिनियम की धाराएं कंठस्थ होने लगी हैं। तो फ्रेंड्स, आप बार बार उसे देखिए और उसको दोहराइए, फिर देखना उसकी इमेज ही आपके अंदर बनती चली जाएगी कि किस पृष्ठ पर कौन सी धारा अंकित है और उस धारा में क्या क्या लिखा हुआ है। ये कब, जब आप रोज रोज बैरेट को देखोगे, बैरेट के पन्ने पलटोगे, तो आपको आपके माइंड में वैसे ही इमेज बनती चली जाएगी, है ना। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप ट्रिक की अपेक्षा प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान लगाएं। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। भाग एक, भाग दो और भाग तीन। ठीक, अब हम जानते हैं भाग एक में कितने अध्याय हैं। सबसे पहले आपको इस अधिनियम में पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इस अधिनियम में तीन भाग हैं। ठीक, इसके बाद चैप्टर आएंगे। तो पहले आपको याद रखना है भाग एक, भाग दो और भाग तीन। फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो छोटा भाग है वह भाग एक है, यानी कि इसमें देखिए कंटेंट्स की दृष्टि से ये भाग बड़ा है। इसमें 55 सेक्शंस को इसमें कवर किया गया है, लेकिन चैप्टर इसमें सिर्फ दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको चार चैप्टर देखने को मिलेंगे भाग दो में, एक दो तीन चार, और इसमें आपको जो है पांच चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, एक दो तीन चार पांच, भाग तीन में। तो फ्रेंड्स, भाग एक में दो चैप्टर, भाग दो में चार चैप्टर और भाग तीन में पांच चैप्टर। पांच और चार नौ, नौ और दो 11। कैसे याद करो ना, दो चैप्टर ये, चार चैप्टर ये, चार और दो छह, छह और पांच 11। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कितने चैप्टर हैं, कितने किस भाग में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि किस चैप्टर में कितनी धाराएं अधिनियम में रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, भाग एक, चैप्टर दो, एक और दो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, इस अधिनियम का चैप्टर फर्स्ट। इस अधिनियम के चैप्टर फर्स्ट में प्रारंभिक की बात कही गई है, जो कि हर एक अधिनियम में कही जाती है। इसके प्रारंभ में क्या कहा गया है, इसके इसमें कितनी धाराएं हैं। चैप्टर एक में कितनी धाराएं हैं, चैप्टर एक में चार धाराएं हैं। देखिए, चैप्टर वन एक से लेकर के चार धाराएं। आपको आप बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः पाएंगे कि धीरे धीरे धाराएं आपके माइंड में क्लिक होती चली जाएंगी। तो चैप्टर वन एक से लेके चार धाराएं, चैप्टर टू 5 से लेके 55 तक, 5 से लेकर के 55 तक धाराएं इस अध्याय में कवर की गई हैं। ठीक है, और ये भाग हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। देखिए, ये भाग हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भाग हमारा यहाँ पर कवर हो गया, इतनी सी बात।
अब जानते हैं कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में क्या बताया गया है। चैप्टर 1 में डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन फर्स्ट में जैसा कि सभी एक्ट में होता है डेफिनेशन सॉरी इसका संक्षिप्त मान, विस्तार और प्रारंभ, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, इसका नाम क्या होगा और ये कब इसका इन्फोर्समेंट होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभिक बातें हम धारा 1 के अंतर्गत जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे इस अधिनियम को जो क्रमांक है, इसका अधिनियम एक्ट नंबर है आपका, एक्ट नंबर है ये 1, कब का, ऑफ 1872, 1872 का अधिनियम क्रमांक 1 है ये। आपको मालूम होगा अधिनियम क्रमांक किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उस साल में जो जितने भी एक्ट जाते हैं, तो राष्ट्रपति जिस क्रम में जिस अधिनियम को अपनी अनुमति देता है वह उस वर्ष का अधिनियम क्रमांक कहलाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास 1872 में 5 एक्ट जाते हैं। ठीक है, 5 एक्ट में से ये आपका जो है तीसरे नंबर का एक्ट था, लेकिन इस तीसरे नंबर के एक्ट को गवर्नर जनरल के द्वारा उस टाइम 1872 में परमिशन पहले दी गई, तो इसे हम कहेंगे एक्ट नंबर फर्स्ट, क्योंकि पहली परमिशन इसे मिली। राष्ट्रपति 1947 के बाद भारत में राष्ट्रपति का 1950 के बाद भारत में राष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया था। इससे पहले भारत में जो पद होता था वह गवर्नर जनरल का पद होता था और गवर्नर जनरल की अनुमति इनको दी जाती थी। तो फ्रेंड्स 15 मार्च, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 मार्च 1872 को परमिशन मिलती है किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, इसके बाद में ये इन्फोर्समेंट कब होता है, 1 सितंबर 1 सितंबर 1872 को यह अधिनियम पूरे भारत में, पूरे ब्रिटिश भारत में, उस टाइम पे ब्रिटिश का राज्य भारत में चल रहा था, तो ब्रिटिश भारत में यह एक्ट लागू हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, यह एक्ट नंबर 1 है 1872 का और इसे राष्ट्रपति की अनुमति, गवर्नर जनरल की इसे जो अनुमति मिलती है 15 मार्च 1872 को मिलती है और ये इन्फोर्समेंट इसका होता है और 1 सितंबर 1872 को यह लागू हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अधिनियम कहां कहां लागू होता है। फ्रेंड्स यह अधिनियम जो आज हम बात कर रहे हैं 1952 के बाद में, तो अधिनियम को ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जाता है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। तो फ्रेंड्स यह अधिनियम ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इसका अपवाद है। इसके बाद आते हैं हम जैसा कि इंडियन एविडेंस के एक्ट के नाम से हम इसे पुकारते हैं, जानते हैं। इसके बाद क्या इंडियन एविडेंस एक्ट भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स यह एक रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखने वाला एक्ट है। जितनी भी प्रक्रियात्मक विधि होती है वह भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, अगर प्रश्न ये बनता है प्रश्न पेपर में कि इस एक्ट का प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा भूतलक्षी। ठीक है, इसे बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए हैं। एक्ट नंबर 1, गवर्नर जनरल की अनुमति 15 मार्च 1872 को, 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ था और यह एक भूतलक्षी विधि है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 पर, जो कि रिपील की बात करता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 3 पर, जो कि डेफिनेशंस क्लॉज की बात करता है। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है निर्वचन खंड, जिसको हम डेफिनेशन तो नहीं मान सकते, लेकिन निर्वचन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। कुछ शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि साक्ष्य किसे कहेंगे, दस्तावेज किसे कहेंगे, न्यायालय किसे कहेंगे। न्यायालय की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है, लेकिन इसे बताने का प्रयास किया गया है। न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है, न्यायालय की परिभाषा दी गई है सीआरपीसी की सेक्शन 2
आई में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चैप्टर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में उपधारणाओं की बात कही गई है कि न्यायालय कुछ तथ्यों को उपधारित करेगा। वे तथ्य कौन से होंगे? इसमें दो तरह की उपधारणा है, एक उपधारणा कर सकेगा, दूसरी उपधारणा करेगा, और तीसरा जो उसमें आता है फैक्ट वह है कि किसी तथ्य का निश्चायक सबूत। इन सबको हम जब पढ़ेंगे सेक्शन 4 तब विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमारा इतना ही शॉर्ट में आज हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम इसके सेक्शंस के डीपली उसमें नहीं जाएंगे इंटरप्रिटेशन में। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 2 पर। आपको समझ में आया? चैप्टर 1 1 से लेकर के 4 धाराओं तक कवर है, 1 to 4। वहीं पर चैप्टर 2 5 to 55 5 से लेकर के 55 तक जाता है। इसमें क्या है? सेक्शंस 5 to 55, इसमें बताया गया है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता के विषय में कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों को सेक्शंस 5 से लेकर के सेक्शंस 55 तक दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 5 में बताया गया है कि न्यायालय में उन तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाएगा जो कि किसी भी प्रकार से सुसंगत है। ठीक है, सुसंगत तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। किसके लिए? साक्ष्य बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में जैसा कि हमने बताया है कि 4 अध्यायों में इस एक्ट को पार्ट 2 को कवर किया गया है। इसमें पार्ट 2 में क्या क्या है? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 3 में वे फैक्ट है जो कि न्यायालय में साबित करने की जरूरत नहीं होती, न्यायालय इनकी न्यायिक अपेक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव, सेक्शंस 56 to 58। 56 में वे तथ्य हैं जिनकी न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी है। 58 में वे तथ्यों के बारे में उन तथ्यों के बारे में बताया गया है जो कि स्वीकृत हैं, पार्टी ने जिसे स्वीकृत कर लिया है और जो साबित हो चुके हैं। अब स्वीकृत और साबित तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 56 to 58 न्यायिक रूप से अक्षणीय तथ्यों का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 बताता है कि ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस को सेक्शन 56 से 59 to 60 में बताया गया है। ओरल, देखिए, एविडेंस दो प्रकार से न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। फर्स्ट, बोलकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के। ठीक है, सेकंड, दस्तावेज प्रस्तुत करके। ठीक है, तो इसमें बताया गया है चैप्टर 4 में ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं, सेक्शन 59 और सेक्शन 60। सेक्शन 59 में ओरल एविडेंस की बात कही गई, अभी सेक्शन 59 ओरल एविडेंस, सेक्शन 60 ओरल एविडेंस जो होगा वह प्रत्यक्ष होगा, सामने होगा, मस्ट बी एब्सोल्यूट वाली बात इसमें कही गई है सेक्शन 60 में ओरल एविडेंस के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, ओरल एविडेंस की बात आते हैं हम चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है कि 61 में बताया गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने का नियम बताया गया है। कैसे दिया जाएगा? या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा दिया जाएगा। अगर प्राइमरी एविडेंस किसी कारण से नहीं है तो फिर कुछ कंडीशंस हैं, उनमें सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जो दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु, जो कंटेंट्स है, उसको प्रूव किया जाएगा। सेक्शन 61 to 90 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नियम प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपना चैप्टर 6। इसमें थोड़ा समझ लें। इसमें न्यायालय कुछ तथ्यों की, कुछ जो दस्तावेजी साक्ष्य है, उस दस्तावेजी साक्ष्य का प्रेजेंशन की उपधारणा भी करता है। जैसे कि आपकी 70, देखिए दस्तावेजी साक्ष्य में आपको यहाँ 61 से 90 तक
देखने को प्रोविजन मिलते हैं। इतने में आपको दस्तावेजों का निष्पादन भी मिल जाएगा, निष्पादन की अवधारणाएं भी मिल जाएंगी, है ना। आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वहीं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मिल जाएगा, इनको किस प्रकार से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और किस प्रकार से इनको जो है सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय से इनकी ली जाती है। तो न्यायालय से या किसी विभाग से सर्टिफाइड कॉपी पब्लिकली डॉक्यूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, इसमें 79 से कुछ अवधारणाएं दी गई हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेजों के निष्पादन के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं। जैसे कि इसमें 2 प्रकार की अवधारणाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ अवधारणाएं न्यायालय को करनी होंगी और कुछ के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। न्यायालय की ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि न्यायालय उनमें प्रिजम्पशन ले भी सकता है और प्रिजम्पशन नहीं भी ले सकता है। जैसे कि आपकी सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 85 तक जितने भी सेक्शंस आती हैं, ये सारी जो है मैंडेटरी सेक्शंस हैं। इनमें न्यायालय जो है अवधारणा करेगा ही करेगा। जैसे दस्तावेजों के निष्पादन के बारे में सबूत आता है, दस्तावेज निष्पादन की गई थी, है ना। ये जो नियम दिए गए हैं, इन नियमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इन सेक्शंस को सेक्शंस टू सेक्शंस रीड करेंगे उस समय, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में ये बताया गया है कि देखिए, जब हमारे पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो फिर हम उसका मौखिक साक्ष्य क्यों दें, दस्तावेजी प्रस्तुत करें ना, ये सबसे उत्तम साक्ष्य होता है। जब आपके पास कोई साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मौजूद है तो उसे पेश किया जाना चाहिए न्यायालय के अंदर, ना कि दस्तावेज तो अपने पास रख लिया और बोल करके न्यायालय को बता रहे हैं, नहीं। इसमें ओरल एविडेंस को अपवर्जन किया गया है और दस्तावेजी साक्ष्य का जो है न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। इसी को चैप्टर 6 कवर करता है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। 1 मिनट। फ्रेंड्स, दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। यदि आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो आपको न्यायालय में वही प्रस्तुत करना है, ना कि ओरल एविडेंस, ठीक है। इस बात को सेक्शन 6 में चैप्टर 6 में सेक्शन 90 टू 100 तक कवर किया गया है, सेक्शन 91 टू 100 तक, ठीक है, सेक्शन 91 टू 100 तक। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 इनकी जो है, चैप्टर 7 में बताया गया है कि सेक्शन 101 टू 10114, ठीक है। इसमें स्टॉपल की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 115 से 118, इसमें जो सेक्शंस हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस 117, इसमें 118 से 134, इसमें 135 से 166 और इसमें एक लास्ट सेक्शन है 167। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया था पार्ट 2, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 को हमने यहाँ नीचे डिस्कस किया है। पार्ट 3 में भी 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वह आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। न्यायालय में सबूत का भार
किसके ऊपर होता है, इसके कुछ नियम हैं। कभी कभी सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है, तो कभी कभी वादी पर होता है, तो फिर कभी कभी न्यायालय में सबूत का भार ट्रांसफर होता रहता है कार्रवाइयों के दौरान। ठीक है, ये बदलता भी रहता है। तो सबूत के भार के विषय में हम धारा 101 से 114 में पढ़ेंगे। धारा 101 से 114 में सबूत के भार के विषय बताया गया है। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 में जो बात कही गई है वह स्टॉपल की बात कही गई है, विबंधन के सिद्धांत की बात कही गई है। विबंधन के सिद्धांत में धारा 115 से 117 के नियम लागू होते हैं। धारा 115 से 117 के नियम विबंधन में लागू होते हैं। इसके बाद चैप्टर 9, चैप्टर 9 में बताया गया है, अध्याय 9 बताया गया है कि कंपिटेंसी ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों की सक्षमता के विषय में बात कही गई है। ठीक है, साक्ष्यों के बारे में कुछ उपबंध हैं जो कि धारा 118 से लेकर के 134 तक कवर करते हैं। धारा 118 फ्रेंड्स, धारा 118 और धारा 119 मुख्य रूप से यह साक्ष्यों की सक्षमता की बात करती है। देखिए, धारा 18 में बताया गया है कि साक्ष्य देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा। तो साक्ष्य देने के लिए हर वह व्यक्ति सक्षम है जो संविदा करने के लिए, जो कांटेक्ट करने के लिए सक्षम है, जो स्वच्छ चित्त है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि उसकी उम्र क्या होगी। उसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्या एक नाबालिग व्यक्ति भी साक्ष्य न्यायालय में आकर के दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। अगर कोई नाबालिग व्यक्ति है जो इतना परिपक्व है कि वह तथ्यों को समझता है, जानता है, उसकी समझ अच्छी है, तो वह न्यायालय में अपना एविडेंस दे सकता है। बच्चे का भी न्यायालय में एविडेंस स्वीकार किया जा सकता है। यहां तक कि किसी पागल व्यक्ति तक का एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पागल व्यक्ति कुछ घटनाओं को इस प्रकार से बताता है कि न्यायालय को लगता है कि प्रकृति के अनुक्रम में इन घटनाओं को अनसाउंड पर्सन ने न्यायालय के सामने व्यक्त की हैं, वह रिकॉर्ड पर लिए जाने के योग्य है, साक्ष्य में लिए जाने के योग्य है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य बड़ी सावधानी के साथ में, छोटे बच्चों का साक्ष्य, पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य और किसी पागल व्यक्ति का साक्ष्य, इनका साक्ष्य लेते वक्त न्यायालय बहुत ही सतर्कता से कार्य करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, धारा 118 में ना तो कोई उम्र का बंधन है और साक्ष्य सक्षमता के बारे में बताया गया है। वह व्यक्ति जो कि साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, न्यायालय में उपस्थित होकर के साक्ष्य दे सकता है। इसके बाद धारा 119 जो कि एक ऐसे साक्ष्य की बात करती है जो कि बोलने में असमर्थ है। सामान्य भाषा में कहें तो वह व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति साक्ष्य कैसे दे सकता है? ऐसा व्यक्ति साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होकर के संकेतों के माध्यम से या लिखकर दे सकता है। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य न्यायालय में गृह बनाया जाता है जो कि गूंगा है। धारा 118 और धारा 119 में साक्ष्यों की सक्षमता की बात कही गई है। इसको हम कंपेटेंसी और फिटनेस के नाम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं धारा 120 से 129 तक। तो फ्रेंड्स, धारा 120 से 129 ये साक्ष्यों के विशेष अधिकार की बात करती है। विशेष अधिकार प्राप्त साक्षी, जैसे कि न्यायालय में एक वकील से उसके क्लाइंट की क्या बातचीत हुई है, ये धारा 126 के अंतर्गत संरक्षित है। और न्यायालय में किसी वकील से ये नहीं पूछा जा सकता है कि उसके और उसके क्लाइंट के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है। विधिक प्रावधानों, न्याय की प्राप्ति हेतु ये सारे प्रोविजन इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 120 से 129 में हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ फिर कितनी धाराएं बचती हैं? 34 है, 33 है, 32 है, 31 है, 30 है। तो फ्रेंड्स, इसमें 132 जो धारा है वह विवसनीय करती है साक्षी को कि वह साक्ष्य कब दे, कब किसी न्यायालय द्वारा
कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको उत्तर देने के लिए न्यायालय के द्वारा विवश किया जाता है, उसको बोलते हैं विवशनीय साक्षी। ठीक है, आमतौर पर साक्षी को न्यायालय में विवश नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब न्यायालय में साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम धारा 133 जो कि सह अपराधी की बात करता है। धारा 133 सह अपराधी, देखिए इसमें सह अपराधी वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये जो सह अपराधी है ना, ये साक्षी के तौर पर पेश होता है, ये एक साक्षी होता है, ये एक अलग टाइप का साक्षी होता है। जब न्यायालय को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को न्याय की विफलता होते हुए दिखती है, तब वह एक ऐसे व्यक्ति को जो कि ग्रुप में, गैंग में ऑफेंस क्रिएट करते हैं, तो उस व्यक्ति को तोड़ करके अन्य साथियों के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब साक्ष्य देता है तो ऐसे व्यक्ति का जो साक्ष्य लिया जाता है उसे आम साक्षी के जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही साथियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य देता है, क्योंकि वह बचना चाहता है। जो व्यक्ति अपने ही साक्षियों के खिलाफ साक्ष्य दे सकता है तो वह झूठ भी बोल सकता है, उसका चरित्र कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के साक्षी का साक्ष्य बड़ी सावधानी के साथ न्यायालय के द्वारा लिया जाता है, धारा 133 में से बताया गया है। अब इसकी सेक्शन 134 आती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, और उसमें बताया गया है कि 134, ये सारे सेक्शन इंपोर्टेंट है। सेक्शन 134 अमाउंट ऑफ विटनेसेस, यानी कि साक्ष्यों की संख्या के बारे में बात करती है। साक्ष्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यायालय में किसी मामले को साबित करने के लिए कितने साक्षी आवश्यक हो सकते हैं। तो 134 में यह बताया गया है कि साक्ष्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई गिनती नहीं है। साक्षी एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्ति भी, जितने व्यक्ति हो जिन्होंने घटना देखी हो, जो विवादित तथ्य के बारे में कुछ जानते हैं, जिन्होंने विवादित तथ्य के बारे में कुछ महसूस किया है किसी भी प्रकार से, तो वह न्यायालय में आकर के एविडेंस दे सकते हैं, अपना कथन न्यायालय को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ विटनेस के माध्यम से हम समझते हैं न्यायालय में साक्षियों की कोई संख्या नहीं होती या अनलिमिटेड संख्या होती है, कितने भी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी साक्षी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ विटनेस हमारा 134 पर यहाँ एंड होता है। इसके बाद हम सेक्शंस आते हैं अपने चैप्टर 10 की ओर। चैप्टर 10 में ये बताया गया है कि एग्जामिनेशंस की बात चैप्टर 10 में कही गई है, एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं इस पार्ट में, चैप्टर 10 में कि एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला प्रस्तुत होता है तो न्यायालय में आपको 3 तरह के एग्जामिनेशंस किसी व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला एग्जामिनेशंस होता है उसको हम बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशंस। अभी यदि कोई विरोधी पक्षकार उस व्यक्ति से एग्जामिनेशंस जो जिसे चीफ किया गया है उससे अगर क्रॉस करना चाहता है तो क्रॉस एग्जामिनेशंस की बात कही गई है। क्रॉस एग्जामिनेशंस होता है चीफ एग्जामिनेशंस, चीफ एग्जामिनेशंस के बाद में क्रॉस एग्जामिनेशंस और क्रॉस एग्जामिनेशंस के बाद में री एग्जामिनेशंस। तो 3 प्रकार के एग्जामिनेशंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के एग्जामिनेशंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले चीफ होता है न्यायालय के अंदर, फिर क्रॉस होता है, फिर आवश्यकता होती है तो री एग्जामिनेशन न्यायालय करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, इन एग्जामिनेशंस का क्रम क्या होगा, इनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, है ना, इस पर क्या क्या नियम अप्लाई होंगे, है ना, उन सब बातों को हमने चैप्टर 10 में धारा 135 से 166 में कवर किया है। धारा 135 से 166 में एग्जामिनेशन के रूल बताए गए हैं कि चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन
किस प्रकार से न्यायालय में संपादित किए जाते हैं और किस प्रकार से न्यायालय में इन चीफ एग्जामिनेशन में और क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन सी बातें हैं एक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व्यक्ति से जो साक्षी बन करके आता है उससे पूछी जा सकती हैं और कौन कौन सी बातें उससे नहीं पूछी जा सकती हैं। अनावश्यक बातों से न्यायालय के अंदर वकीलों के द्वारा जो अनावश्यक बातें किसी साक्षी व्यक्ति से पूछी जाती हैं उनसे भी साक्षी को प्रोटेक्ट किया गया है इस अध्याय के धाराओं में। ठीक है, तो आपने जाना कि धारा 135 से 166 में एग्जामिनेशन की बात कही गई है। इसमें 3 प्रकार के एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। इसके बाद आते हैं लास्ट चैप्टर जो कि बात करता है कि साक्ष्य के अनुचित या उचित ग्रहण के लिए कोई नया विचारण नहीं होगा। ठीक है, इम्पावर्ड एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ कवर किया है, धारा 167 में। मान लिया जाए किसी रीति से अनुचित तरीके से साक्ष्य का ग्रहण न्यायालय के द्वारा कर लिया, साक्ष्य को एडमिट कर लिया, अब उसके लिए भाई नया विचारण करो, फिर से गवाहों को बुलाओ, फिर से सबूत इकट्ठा करो, फिर से ट्रायल को चलाओ, ऐसा नहीं होगा। इसमें मना कर दिया है कि यदि किसी अनुचित तरीके से साक्ष्य का ग्रहण कर लिया गया है तो उसके लिए नवीन विचारण नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। धारा 167 ने इसको क्लैरिफाई किया है। यह है हमारा अंतिम अध्याय। इस अंतिम अध्याय 11 में हमारा जो है अध्याय है, इसमें एक ही चैप्टर है, सॉरी इसमें एक ही धारा है, धारा 167। इसको आपको याद रखना बड़ा सरल है कि हमारा जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम अध्याय है, उस अंतिम अध्याय में केवल एक धारा है और वह धारा है 167। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि अब इस अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं इस अधिनियम में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता चुके हैं, क्विकली इसका हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। इस अधिनियम में, जिसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहते हैं, इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की जो अनुमति है वह 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई और सरकार के द्वारा इसे 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट, इसे लागू किया गया था। यह 1872 का अधिनियम क्रमांक 1 है, जैसा कि हम बता चुके हैं। फ्रेंड्स, एविडेंस एक्ट एक भूतलक्षी प्रभाव रखने वाला अधिनियम है। यह किसी बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है और इसको भाग 3 में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में चैप्टर इसको जो विभाजित किया गया है, पार्ट 1 में 2 अध्यायों में से वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 1 में आपकी 1 से लेकर के 4 धाराओं को मेंशन किया गया है, वहीं आपके अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर के धारा 55 तक इसमें इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 3 पर, जिसे कि भाग 2 में बताया गया है। भाग 2 में 4 अध्याय बताए गए हैं। ये 4 अध्याय कौन कौन से हैं? न्यायिक रूप से अवच्छिन्नीय तथ्यों का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये बताया गया है भाग 2 के अध्याय 3 में। अध्याय 3 में धारा 56 से धारा 59 तक बताया गया है। अध्याय 3 में 3 धाराएं हैं, धारा 56, 57, 58। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। चैप्टर 4 में बताया गया है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में आपको 2 धाराएं देखने को मिलती हैं, धारा 59 और धारा 60। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर आपके 5 पर। चैप्टर 5 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक कवर किया गया है, जिसमें 79 से लेकर के 90 तक कुछ प्रिजम्पशंस हैं दस्तावेजों के निष्पादन के बारे में। वहीं पर आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, वहीं पर आपको प्राइवेट डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी डॉक्यूमेंट पब्लिक है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स
प्राइवेट्स हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर 5 में आपने देखा कि आपको दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में जानकारी चैप्टर 5 में मिलती है, जो कि धारा 61 से धारा 90 तक इसको कवर किया गया है। इसके बाद आते हैं हम इसका लास्ट भाग 2 का अंतिम अध्याय अध्याय 6 है। अध्याय 6 में मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात कही गई है। इसमें धारा 91 से धारा 91 से 100 तक इसको कवर किया गया है। तो इसमें बताया गया है यदि किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है तो उस दस्तावेजी साक्ष्य को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ना कि ओरल एविडेंस के माध्यम से न्यायालय में तथ्यों का साबित किया जाना। ठीक है, तो इसकी हेडिंग है दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात अध्याय 6 करता है, जिसे कि धारा 91 से 100 तक कवर किया गया है। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में आपको 5 अध्याय देखने को मिल जाएंगे। ये 5 अध्याय कौन कौन से हैं? जो 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय कौन सा है? 7वां अध्याय है आपका, सॉरी, पार्ट 3 में आपको 4 अध्याय देखने को मिलेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 6, हाँ 6 चैप्टर उसमें थे, इसमें 6 थे, इसमें 7 चैप्टर में देखने को आपको मिलेंगे। तो जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही गई है। बर्डन ऑफ प्रूफ को सेक्शन 101 से 114 यानी कि धारा 101 से 114 तक कवर किया गया है। इसमें बताया गया है कि मामले में किसी तथ्य को साबित करने का भार किस व्यक्ति पर होना चाहिए, किस पार्टी पर होना चाहिए, वादी पर या प्रतिवादी पर या अभियोजन पर या फिर अभियुक्त व्यक्ति पर। इन सब बातों को बताया गया है सेक्शन 101 में। फ्रेंड्स, इस अध्याय में सबूत के भार के अंतर्गत सबूत बदलता भी रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्टॉपल के नियम पर। स्टॉपल यानी कि विबंधन का नियम। विबंधन के नियम को अध्याय 8 में 115, 16, 17 3 धाराओं में बताया गया है। 115 से स्टार्ट होता है, 115, 116, 117 यह विबंधन की बात करती है कि विबंधन क्या होता है, विबंधन कैसे होता है, किसी व्यक्ति को कब स्टॉपल किया जा सकता है अपनी बात के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टॉपल के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ है, वह है सेक्शन 1 इसमें चैप्टर 8 में धारा 115 से 117 तक बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें साक्ष्यों के बारे में कुछ बात कही गई है, साक्ष्यों की सक्षमता के बारे में बात कही गई है और साक्ष्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार उसमें कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। तो फ्रेंड्स, सक्षमता की बात धारा 118 और 119 ये 2 धाराएं ऐसी धाराएं हैं जहां साक्ष्यों की सक्षमता की बात इस एक्ट में बताई गई है। ठीक है, धारा 118 और 119 जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप आते हैं हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 10। चैप्टर 10 में बताया गया है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, परीक्षाएं किस क्रम में की जाएंगी, परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। 135 से इसे स्टार्ट किया जाता है और ये 166 तक जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में परीक्षाओं के बारे में बताया गया है, चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशंस के बारे में। इसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर है वह है हमारा 11 चैप्टर। 11 चैप्टर में एक धारा है जो कि 167 है और यह अधिनियम की अंतिम धारा है। इस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण के लिए, उसके रिजेक्शन के लिए फिर से कोई नई ट्रायल नहीं चलाई जाएगी। इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बस इतना ही। अपने नेक्स्ट सीरीज में जो लेक्चर लेके आने वाले हैं वह इसी अधिनियम के जो सेक्शंस हैं उनके विधिक प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे, उनको इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो मटेरियल है वो इतनी सरल भाषा में समझाया जाए कि आपको 1 या 2 बार पढ़ने से या वीडियो लेक्चर को सुनने से आपके माइंड में वह सारी चीजें क्लिक हो सकें बहुत शीघ्र।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।